नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अभी जुलाई में, उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। कई बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम कब है, तो उस पर तो हम वीडियो बना ही चुके हैं। और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और मिनिमम पास मार्किंग क्या है, उस पर भी डिटेल आपको दे चुके हैं। तो वो 2 वीडियो पहले से बने हुए, उनको जरूर देखना। हम फर्स्ट ईयर वालों के लिए, वैसे सेकेंड ईयर को भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए डे बाय डे आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये है हमारी क्लास नंबर 7। तो इससे पहले 6 क्लासेज भी दी है आपको। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI CBT एग्ज़ाम 2025 फर्स्ट ईयर, जाकर के उसमें पहली 6 क्लास को जरूर देखना, क्योंकि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में आएंगे 75 क्वेश्चन CBT में, और 75 में से 75 क्वेश्चन हम देंगे आपको 100% नंबर की है गारंटी। बस आप विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहें और एक एक करके सारी क्लासेज अटेंड करें, क्योंकि किसी क्लास में कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए आपको पिछली क्लासेज देखनी जरूरी हो जाएगी। अगर पूरे साल ITI नहीं भी गई तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी ये क्लासेज देख लो। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, चारों सब्जेक्ट की मिलेगी आपको रेगुलर क्लास। बस बने रहिए चैनल के साथ। DC थ्योरी का आज इसमें टॉपिक रहेंगे, और कुछ जो प्रीवियस क्लास के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे वो भी इसमें इंक्लूड किए। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अपडेट्स आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो अपडेट और PDFs आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ITI फर्स्ट ईयर के मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए माय डियर, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। पिछली जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हमारा टॉपिक था उसमें से है। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, माइक्रोमीटर का है और माइक्रोमीटर में मेजरमेंट का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर 2-3 क्वेश्चन आप और भी करने का प्रयास करना। सिंपल सवाल पूछ रहा है कि इसमें माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी है, बताइए। रीडिंग देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे चीज़ों के साथ। ध्यान से देखना, ऊपर जो है ना वो एक पॉइंट का चलता है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना आपका, ये 0.5 का होता है। नीचे वाला पॉइंट किसका होता है? 0.5 का होता है। अब मैं एक बार आप कहूँ तो इसको जूम करके दिखा दूँ। अब जनरली क्या होता है कि बच्चे जब देखते हैं ना, तो उनके दिमाग में आती है कि ठीक है ये 4 पे ही होगा, लेकिन ये 4 पे नहीं है माय डियर। यहाँ देखो वो 0.5 वाली पोजीशन हो रहा है, यानी 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। यानी ये जो ओरिजिनल रीडिंग है वो है 4.5, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाओ इस हमारे थिम्बल पर, जिसको अपन घुमाते हैं। तो थिम्बल जो आपको दिखा रहा है ये किसका है? 5 का। इस थिम्बल को दरअसल आपको क्या करना होता है, जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट मतलब न्यूनतम मापांक कितना है, ये भी पेपर में सवाल पूछ सकता है। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 होती है, आपको उससे मल्टीप्लाई करना होता है इसको, तो ये बनेगा 0.05। और ये वो आपको क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना होता है, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। यानी 4.5 तो यहाँ से हो गया, और 0.5 जो है आपका, 0.05 जो है यहाँ से आ गया, यानी 4.55। ये बनेगा आपका फाइनल रीडिंग। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अगर आ गई हो तो माय डियर, ये रहा आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन का C आंसर। बताइए पूरा फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? ये डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत रिपीट होते हैं। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि हम 2021 से आपके एग्ज़ाम को कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हर दिन 3-3 शिफ्ट चलती है और लगभग 10 दिन पेपर होते हैं आपके CBT एग्ज़ाम में। तो 30 पेपर है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाते हैं घूम फिर कर। सवाल देखो, वाहनों की बॉडी की रिपेयरिंग के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि करते हैं? वाहनों वाले में ज़्यादा चाहिए ना, तो इसके लिए हमारा होता है सोल्डरिंग विद फ्लैम। कौन सा होता है? फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, मतलब बहुत सारी मात्रा वाली जो होती है ना, लाइक वेल्डिंग जैसा सिस्टम अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग विद फ्लेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो 2-3 बार पढ़ लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन देखो, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? गूंथे हुए को अपन अपनी लोकल भाषा में ट्विस्टेड कंडक्टर बोलते हैं। मतलब एक हमारा चालक निकलता है ठोस, यानी अंदर से सीधी एकल तार निकलती है, और एक जब अपन इंसुलेशन हटाते हैं ना, तो अंदर से पतले पतले 4-5 तार निकलते हैं, और वह ऐसे ट्विस्टेड भी होते हैं अंदर से।
तो इनको इंग्लिश में अपन स्ट्रैंडेड या ट्विस्टेड बोलते हैं। सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड की तुलना में स्टैंडर्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पर ना आपके पास दो ऑप्शन है, देखो मोर फ्लेक्सिबल भी है, अच्छा इसने तो दिया ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन होता है मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अभी तो खैर इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं, जो ट्विस्टेड कंडक्टर होते हैं, वो लचीले बहुत ज़्यादा होते हैं। माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, आपके सीबीटी पेपर में तो सीधा क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अधिक यांत्रिक सामर्थ्य अगर वो भी लिखा हुआ आ जाए तो वो इसका ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा माय डियर, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मैं ये उम्मीद मान रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं। और ये है आपके लिए स्पेशल तैयार सीबीटी एग्ज़ाम मॉडल टेस्ट सीरीज़ 2025। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट 75 क्वेश्चंस के सेट और प्रीवियस पेपर साथ में आपको इसमें मिलते हैं, और आपका पूरा पेपर इसी में से ही आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, और ये आपकी स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज़ है फर्स्ट ईयर के लिए, इसे ज्वाइन करो। एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और थ्योरी, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न वाला आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ सवाल पर। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझ ही नहीं पाते हैं, तो मैं पहले तो इंग्लिश में बता दूं, फिर हिंदी में बता दूंगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा को आवेश कहा जाता है, या यूँ कह दीजिए कि आवेश को विद्युत की मात्रा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि जो विद्युत की मात्रा है ना, इसकी इकाई क्या होती है, ये बता दो। क्या पूछना चाह रहा है? इकाई। और विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलाम्ब। ज्ञात कैसे करते हैं गुरुजी? तो Q बराबर IT होता है सबसे साधारण फॉर्मूला ज्ञात करने का, वैसे तो बहुत होता है। Q बराबर N इंटू E भी होता है। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है, और N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कैपेसिटर के बारे में भी फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो ये तो आगे जब कैपेसिटर वाला टॉपिक आएगा तब मैं करवा दूंगा, और बाकी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल आते हैं इनमें से। वो पूछता है कि 5 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक चलती है, बताओ। तो ये समय जो है ना, ये सेकंड में होना चाहिए। बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, मिनट को सेकंड में बदलना भूल जाते हैं। अभी सीबीटी एग्ज़ाम में तो इतना टफ नहीं आएगा, सीबीटी एग्ज़ाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। सिंपल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिना सब्सक्राइब किए देखोगे पेपर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, तो सब्सक्राइब करें पहला काम, शेयर करें दूसरा काम, और वीडियो को लाइक करें तीसरा काम, ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना जाए। लाइक करोगे तो यूट्यूब आपको वो वीडियो जल्दी आगे दिखाएगा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। फिर भी मान लो और कोई आपसे पूछ ही बैठे तो महो किसका है, तो ये चालकता की इकाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। महो किसकी है? चालकता की है। वोल्ट प्रति सेकंड और एम्पियर प्रति सेकंड किसकी इकाई नहीं है? ये दोनों वैसे छोड़ दो, एम्पियर सेकंड होती है इसकी। एम्पियर सेकंड, प्रति शब्द नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आई एम्पियर में टी सेकंड में है। तो कूलाम जो है ना, एक कूलाम आवेश जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर भी होता है, ठीक है। वो कोई ज़रूरी नहीं है इतना, है ना, कंपटीशन में ना ही पूछें आपसे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करते हैं? देखो वैसे तो मैं जब थ्योरी करवाता हूँ आपको तो बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ईएमएफ किसी सोर्स के द्वारा पैदा किया गया वोल्टेज का मान होता है। किसी भी विद्युतीय सोर्स में प्रेरित हुआ मान ईएमएफ कहलाता है, और उसमें से कुछ हिस्सा हमें बाहर मिलता है। लोड को मिलने वाली सप्लाई ईएमएफ को हम वोल्टेज कहते हैं। इसे हम अपनी भाषा में विभवांतर भी बोलते हैं। यानी जितना कोई सोर्स पैदा करता है, मान लीजिए सेल है या जनरेटर है, अगर वो 100 वोल्ट पैदा करता है तो वो हमें बाहर 100 वोल्ट कभी नहीं देगा। इसके पीछे कारण होता है उसमें अंदर कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, उसका अपना कुछ प्रतिरोध होता है जिसमें ड्रॉप हो जाता है। यानी ईएमएफ सदैव वोल्टेज से अधिक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से सदैव अधिक होता है ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी दो सिरों के विभव में अंतर होता है हमेशा।
तो गणना कैसे कर सकते हैं हम गणना करते हैं कि जो हमारा ईएमएफ होता है ना, वो वोल्टेज प्लस ड्रॉप दोनों का योग होता है। अब वोल्टेज को कुछ जगह पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता है वो, जो टर्मिनल पर मिलते हैं, ठीक है, प्लस IR कर देना। तो यहाँ पर देखो ये रहा बी ऑप्शन, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो ड्रॉप हो गया वो और जो बाहर मिला वो, इन दोनों को जोड़ लो, वो EMF के बराबर होगा। अब शायद आपको CBT एग्ज़ाम में तो इतना परेशान एग्जामिनर ना करे, बट जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो EMF सदैव वोल्टेज से बराबर होता है। वोल्टेज लोड के समय वोल्टेज हमेशा EMF से कम होगी, यानी जब जब भार बढ़ता है तो ड्रॉप बढ़ता है, बाहर मिलने वाली वोल्टेज हमेशा घटती है। ठीक है, बी उत्तर करना है, अच्छे से याद कर लो, इसका क्वेश्चन बहुत शानदार है ना। अब देखो वापिस आया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ठोस चालक की तुलना में नहीं, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या है। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया। पिछली बार क्वेश्चन था कि स्ट्रैंडेड चालक का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। अब की बार ये कह रहा है कि जो ठोस चालक है उसका नुकसान क्या है। तो जो ठोस चीज़ होती है ना, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे ये पेन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल में झुकता जाएगा पर टूटेगा नहीं। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया कि उसमें लचीलापन कम होता है ठोस चालक में, और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी नहीं होती। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ सही है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ 2 ऑप्शन सही हो गए हैं आपके। क्या सवाल क्या है दोबारा देख लो। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड चालकों से तुलना करने पर ठोस चालक का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फिर यांत्रिक सामर्थ्य भी कम होता है। लेकिन गुरुजी जब दोनों ऑप्शन आ जाएं तो हम क्या करके आएँ, बड़ा सवाल है ना। देन आपको लेस फ्लेक्सिबिलिटी करना है, यानी कम लचीलापन करना है। अब सुनो ध्यान से, लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माय डियर, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ऐसी चीज़ होती है, और ख़ास तौर से जो कॉलेज नहीं जा पाते उनके लिए। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे ना, ऐप में जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो। प्रैक्टिस करने से थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है, चीज़ें हल करते करते हैबिट बन जाती है। इसलिए टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोबारा सुनो, एक में कम लचीलापन किया, एक में अधिक लचीलापन किया। लैंग्वेज का फ़र्क है माय डियर। एक में पूछ रहा था कि गूंथे हुए चालक का फ़ायदा क्या है, और एक में कह रहा है कि ठोस चालक का नुकसान क्या है। तो फिर दोनों लैंग्वेज बन गई। क्या बनी? दोनों भाषाएं बन गई। बताओ क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। मैं वो नहीं हूँ, अब कोई आ जाते हैं बच्चे की गुरुजी जल्दी कराओ, फास्ट कराओ थोड़ा सा। देखो मैं वो नहीं हूँ कि आपको 5 मिनट में 15 क्वेश्चन करवा दूँ। मेरे यहाँ समय लगेगा, लेकिन हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आपको पूरे एक्सप्लेन व्याख्या के साथ उत्तर बताएंगे, भूलोगे नहीं। तो समय लगता है थोड़ा सा। आ जाओ अगले सवाल पर। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। क्या कह रहा है, जो सोल्डर है ना वो ठंडा है। ठंडा मतलब उसको जितनी हीट चाहिए थी नहीं मिली, तो फिर तो ये रहा अनसफिशिएंट हीट। नॉर्मल सी बात है, अपर्याप्त ऊष्मा है भाई। जितनी हीट हम उसको देना चाह रहे थे उतनी नहीं मिली। यानी सोल्डरिंग आयरन आपको 100 वाट का लेना था, आपने 25 वाट का ले रखा है। प्रॉपर रेटिंग का सोल्डरिंग आयरन हमें वहाँ पर यूज करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पढ़ लेना इसे, ठीक है ना। लेकिन है इजी क्वेश्चन भी, ऐसी कोई बात नहीं है। CBT एग्ज़ाम की खास बात होती है कि पेपर बड़े नॉर्मल आते हैं। हाँ, आपको खैर हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन होते नॉर्मल ही है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। पहले मैं इस क्वेश्चन पे आपको एक दूसरा आंसर दे रहा हूँ, मतलब कि अगर एमीटर को वोल्ट मीटर की तरह जोड़ दे तब क्या होता। तो मैं इधर जगह पढ़िए और इस स्पेस में आपको समझा देता हूँ, है ना। इधर आऊँगा तो लिख नहीं पाऊँगा, खैर कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। अगर आप एमीटर को वोल्ट मीटर की तरह जोड़ते हैं तो ध्यान रखना आपका एमीटर जल जाएगा। एम्पीयर मीटर तुरंत कॉइल उसकी जल जाएगी, क्योंकि एम्पीयर मीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है।
कॉइल में हाई करंट फ्लो होगा और वो जल जाएगा। लेकिन अब जैसा कि इन्होंने पूछा है, तो वोल्ट मीटर के बारे में शायद आपको पता हो, नहीं तो याद रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है और ये लगता है समांतर में, लेकिन एमीटर कैसे लगता है श्रेणी में। वो कह रहा है कि अगर वोल्ट मीटर को हम लोग अगर सीरीज में लगा दें, तो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, है ना। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर को अगर हम लोग सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, है ना। तो देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है ही, और ये हमने सप्लाई दी। मान लेते हैं कि ये 1 किलो ओम का था, लेकिन वोल्ट मीटर का तो ऑलरेडी 10 किलो ओम के आसपास है, दोनों सीरीज में जुड़ गए। अब 1 किलो ओम लोड 100 वोल्ट सप्लाई से जितनी करंट लेना था वो तो चल रही थी। पहले I बराबर V/R 100 वोल्ट है और 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.1 एम्पीयर के आसपास करंट चलना था। लेकिन अब I बराबर V/R, वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है माय डियर 11000। अब करंट कितनी होगी, बहुत कम। तो मीटर में क्या होता है, चाहे एम्पीयर मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, ये क्या करते हैं, ये टॉर्क बनाते हैं करंट के अकॉर्डिंग। तो अब वोल्ट मीटर में से कम धारा चलेगी तो टॉर्क हल्का बनेगा, हल्का टॉर्क बनेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ज़्यादा कोई खास रीडिंग नहीं देगा। लेकिन उस समय जो टॉर्क भी बन रहा है ना, वो करंट के बदले में बन रहा है, वोल्टेज के बदले में नहीं, तो लो रीडिंग देगा वो। और उसमें जो टॉर्क थोड़ा बहुत आ रहा है वो करंट का टॉर्क है, न कि वोल्टेज का। इसलिए एक वोल्ट मीटर को आप लो रेजिस्टेंस का बनाकर सीरीज में जोड़ दो, वो है मीटर है। बस उसी के अनुरूप हम कैलिब्रेट करके पैमाना दूसरा रख देते हैं, है ना। मीटरों की स्केल जो होती है ना, वो कैलिब्रेटेड स्केल होती है। तो लो रीडिंग ऑप्शन के साथ जाना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, किसका पूछ रहा है, कोर सक्सेस करंट प्रोटेक्शन का। इसकी तीसरी क्लास जब अपनी हुई थी तो मैंने आपको 2 बताए थे, कोर सक्सेस और क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, शायद याद होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सर्किट ब्रेकर, HRC फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज, ये है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के उदाहरण। जबकि रिवायरेबल टाइप का जो किटकेट फ्यूज होता है वो है हमारा कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का। फटाफट से आप बोलो तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसका रेटिंग फैक्टर 1.23, इसका रेटिंग फैक्टर 0.81, है ना। फिर सवाल पूछता है कि अगर 10 एम्पियर की धारा हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी, 12.3 एम्पियर, लेकिन इसकी कितनी बनेगी 8.1 एम्पियर, 1 एम्पियर। बताओ सवाल समझ में आया क्या। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आराम से पढ़ लेना इनको, ठीक है। कवर करना हमारा प्रयास है कि हम चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। थोड़ी ज़रूरत पड़ती है लाइक की, क्योंकि इससे हम डिसाइड करते हैं कि इतने बच्चे हैं जिनको क्लास प्रॉपर तरीके से पसंद आई, ठीक है। और प्लीज़ इस क्लास को शेयर करने का काम आप करें, आप अपने दोस्त तक पहुँचा दो। ये मेरा गारंटी, मेरा विश्वास है कि वो बच्चा क्लास देखेगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। सवाल पर आइए, एक्सटेंशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, विस्तार लाइन, यानी लाइन की हमें क्या करना है, लंबाई बढ़ानी है। तो जैसे ओवरहेड में सीधी लाइन चलती है हमारी, है ना, तो ओवरहेड लाइन में अपने कैसी तारें होती है, आपने देखा होगा, ACSR तार बोलते हैं इसको। कौन सी तार बोलते हैं गुरुजी, ACSR तार। पूरा नाम बताओ, किस किस को याद है, लिखना, नीचे कमेंट करना है कि ACSR की फुल फॉर्म ये होती है, ताकि मैं देख सकूं। अब वैसे तो कल से आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएगी, है ना, जून से, 2 जून से क्लास हो जाएगी। कल 1 जून को फर्स्ट ईयर की है, 2 जून से आपकी है, तो फिर लाइव में मैं आपसे सवाल पूछ लिया करूँगा। पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। और ये जो तार होते हैं इनको नंगा तार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेयर कंडक्टर। क्या बोलते हैं, बेयर कंडक्टर। हिंदी में बोलते हैं नंगा तार या नंगे तार, ठीक है। क्या बोलते हैं, नंगे तार बोलते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा ना। और कौन सा सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, वो होता है ACSR। और ACSR तार में आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्टील तार का काम क्या है। तो जो हमारी लाइन होती है उस लाइन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है ये। लाइन का
यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाता है, यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत करने का काम करता है। ठीक है ना। आ जाओ भाई इस सवाल पर देखो, बहुत इजी है और इसमें तो 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तांबा का परमाणु है उसके तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक और सवाल भी आएगा, तीसरे कक्ष की जगह वो आपसे पूछेगा वैलेंसी कक्ष में, वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजी कक्ष में कितने होते हैं। एक और पेपर में सवाल आया हुआ है कि तांबे में कुल परमाणु कितने होते हैं। तो 3-4 सवाल बनते हैं, मैं आपको तीनों चारों ही करा देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो, तीनों याद रख लेना, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला है कुल परमाणु या कुल इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है। तो वो होते हैं तांबे में 29। कितने होते हैं। अब आता है कि इनका वितरण विन्यास कैसा होगा। तो 2n² नियम से बनता है, 2, 8, 18 और 1 ऐसे बनता है। हो गए ना, गिन लो, चाहे 29 हो गए। अब ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। चौथी कक्षा इसकी अंतिम कक्षा है। तो तीसरे कक्ष में कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। ये रहा सी ऑप्शन। पहले तो बताओ इतनी दूर की बात समझ में आ गई क्या, कोई समस्या नहीं थी। अब आ जाओ इसमें जो चौथा सवाल पूछते हैं, तो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाएगा कि तांबे में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तब उत्तर क्या करोगे, 1। या सवाल आएगा कि संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या उत्तर करोगे, 1। टोटल कितने होते हैं, 29। कुल मिलाकर के कॉपर के परमाणु क्रमांक से जुड़ा हुआ सवाल होगा, कन्फर्म है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना प्लीज़, है ना, थोड़ा समय देना भाई, है ना। हम देखो हिंट दे सकते हैं आपको, लेकिन उस क्वेश्चन को कवर अप अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। आ जाओ अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, सेमीकंडक्टर पूछ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर पे टूट के पड़ा करो, जहाँ भी जर्मेनियम दिख जाए, और जर्मेनियम ना हो तो सिलिकॉन के साथ भी जाया करो। हालांकि इसके अलावा और भी है, जैसे कार्बन है, सेलेनियम है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग या इस्तेमाल होने वाले 2 सेमीकंडक्टर कौन है, तो एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन का अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि इसके ताप सहन करने की सीमा अधिक है, धारा वहन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा करंट कैपेबल होता है ये। ठीक है, इनका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना है अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव 4 होते हैं। और ज़्यादा सवाल तो आपसे अभी पूछा नहीं जाएगा, है ना। एबोनाइट जो है ये अचालक है, अचालक बोल दो या कुचालक बोल दो। मैग्नीन और यूरेका वैसे चालक धातु है, लेकिन वैसे मिश्र धातु है और 0 ताप गुणांक वाली धातुएं हैं। समय के ताप के साथ इनका प्रतिरोध स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका तो नाम ही कांस्टेंटन होता है। मैग्नीन जो होता है ना वो ऐसे बनता है, यूरेका वाला जो आता है। तो कुल मिलाकर के सवाल अच्छा है। खैर पहले तो इसको याद रख लेना, ठीक है ना। क्या आएगा इसका, है ना। और ये अगर आप कहेंगे तो हम पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। सो टेलीग्राम पर आप जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड ज़रूर रहना। देखो सवाल पूछ रहा है कि जो नियॉन टेस्टर है, नियॉन टेस्टर इंडिकेटर जो फेज टेस्टर टाइप का अपना होता है, AC आपूर्ति से जांच करते समय उसका क्या संकेत मिलेगा। टेस्टर को अपन जनरली AC DC दोनों पर लगा लेते हैं, लगभग 250 वोल्ट। वैसे तो रेटिंग इसकी 500 वोल्ट होती है, पर अपन जनरली सिंगल फेज पे काम में लेते हैं। 3 फेज सप्लाई में भी लगाएं तो एक फेज पर लगा करके अपन इसको चेक कर सकते हैं। AC सप्लाई की जाँच करोगे तो नियॉन इंडिकेटर के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो प्रकाशित होते हैं इंडिकेटर के दोनों साइड से। अगर एक साइड का इंडिकेशन जलता है ना तो ये कन्फर्म है कि वो DC सप्लाई है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरफ का जल रहा है, जहाँ पर आपने टच करा रखा है, वो DC का नेगेटिव वायर है, ये ध्यान रखना है। किस पर जल रहा है, DC सप्लाई पर जल रहा है, वो नेगेटिव वायर है। अगर एक पर जल रहा है और दोनों इलेक्ट्रोड विल ग्लो, तो क्वेश्चन का आंसर आपको A करना है, AC सप्लाई की जांच करते समय। ये अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा आया था क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब DC थ्योरी स्टार्ट हो चुका है और अपनी आएगी इसमें कैलकुलेशन भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो।
ये आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 वाट का लैंप है, 5 घंटे चलता है, ऊर्जा की खपत करो। यूनिट जो होता है ना, इसको हम लोग KWH बोलते हैं। एक यूनिट 1 KWH के बराबर होती है। KWH का मतलब क्या होता है? वाट इंटू घंटे बटे 1000। वाट में 1000 का भाग दे दिया तो ये किलोवाट बन गया, और घंटे का मतलब घंटे। यानी वैसे तो KWH ऊर्जा की इकाई है, शक्ति वाट की, और जो घंटे है वो समय की। तो ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय होता है, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम होता है। हमें इसी में मान रखना होता है। 500 वाट है और 5 घंटे चलता है, कैलकुलेशन करना। उत्तर आ रहा है 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसे। एग्जामिनर एक कलाकारी कर सकता है, 500 वाट की जगह 600 वाट कर सकता है, 5 घंटे की जगह 4 घंटे कर सकता है, आंकड़े बदल सकता है, तरीका नहीं बदलेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो। जिन जिनको नहीं याद है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूरी संभावना 101% संभावना क्वेश्चन आएगा, और पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना पढ़े कैसे करोगे? आ जाओ इस क्वेश्चन पर भी देखो, फटाफट से समझना है। 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के लैंप का गर्म प्रतिरोध कितना होता है? एक बात याद रखना, अगर गर्म प्रतिरोध ना लिखे और सीधे कहे ना कि इस रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध बताओ, तो भी हमें गर्म प्रतिरोधी ज्ञात करना है। तो गुरुजी गर्म ठंडा फिर क्या मतलब हुआ? क्या प्रतिरोध कम है? बिल्कुल। गर्म प्रतिरोध जो होता है ना, वो ठंडे प्रतिरोध का लगभग 10 से 12 गुना होता है। कितना? 10 से 12 गुना होता है। यानी अगर ठंडे में 100 ओम आ रहा है, तो मानकर चलो गर्म में 1000 से 1200 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V²/P। अब इस फॉर्मूले को मेरा निवेदन है आपसे कि याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 200 वाट रेटिंग दे दे और 250 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट रेटिंग दे दे, मतलब कि आपको P और V देकर के रेजिस्टेंस ज्ञात करना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज करना ही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 250 इंटू 250 बटे 100, उत्तर आएगा 625 ओम रेजिस्टेंस। ठीक। अब मेरा सेकंड सवाल आपसे है, जिसको याद है कमेंट पूरा कर देना। सवाल ये है कि 200 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का रेजिस्टेंस बताओ कितना है। पूरा लिखेंगे कि 200 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध इतना होगा, ताकि पता लगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। लेकिन आंसर आपको करना ही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखो, कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज परिपथ घटकों की वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है? सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। और ये कहा था किरचॉफ के वोल्टेज नियम ने। इसे KVL बोलते हैं, या हम लोग सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी बोलते हैं। ये है आपका यहाँ पर। इस नियम के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ध्यान रखना, किस सिद्धांत पे काम करता है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पूरी संभावना है कि पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो आगे सवाल क्या पूछ रहा है। 2 लैंप है, बराबर रेटिंग के हैं, 200 वाट और 250 वोल्ट के है, 240 वोल्ट पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति की गणना करो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि एक 200 वाट कंजप्शन कर रहा है, तो दूसरा भी 200 वाट ही कर रहा होगा, उत्तर कर देते हैं 400 वाट। भाई ये तब होता है जब ये कनेक्शन सीरीज की जगह समांतर होता। पहले तो क्वेश्चन सुन लो। 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट सप्लाई पर समांतर में जुड़े होते तो उत्तर 400 वाट होता, लेकिन श्रेणी में नहीं। क्यों गुरुजी? क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों के प्रतिरोध है, वोल्टेज आधी मिलती है। वोल्टेज घटने से पावर कम हो जाती है, वोल्टेज आधी होते ही शक्ति 1/4 हो जाती है। दोनों का प्रतिरोध समान है, वोल्टेज आधी आधी मिलेगी। आधी वोल्टेज होते ही प्रतिरोध 1/4 हो गई, यानी 50 वाट एक लैंप कराएगा, 50 वाट दूसरा कराएगा, उत्तर आएगा 100 वाट। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। यानी अगर दोनों लैंप अलग अलग रेटिंग के दे दे तब क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब ये है, अब तो समान रेटिंग के थे इसलिए कर लोगे। तो अलग अलग रेटिंग के आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। तो ऊपर वाला आपका क्या बनेगा? 2 इंटू 2 4, यानी 40,000, और नीचे कितना बनेगा? 400। कैलकुलेशन करके देखो 100 वाट उत्तर आएगा। वोल्टेज आधी होने पर शक्ति 1/4 हो जाती है, ऐसे याद रख लो।
और इसमें तो क्या है कि शक्ति आपको समान दे दी, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर रेटिंग अलग अलग, जैसे एक लैंप 60 वाट 240 का होता, एक 100 वाट 240 का होता, तब क्या करते। तो यहीं रोकेंगे माय डियर आज की क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत शानदार तरीके से क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।